अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 20 एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एएसआर को डिटेल में पढ़ा था। आज हम लोगों ने पढ़ना है एनीमिया। एनीमिया को डिस्कस करना है। पेज नंबर 61 पे आ जाओ। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया बेसिकली खून की बीमारी है, ठीक है। हर कोई एनीमिया को जानता तो है, लेकिन खून की बीमारी के तौर पर जानता है। लेकिन असल में इसकी वजह क्या है? एनीमिया होता क्या है? तो हम लोग यहाँ से रीड कर लेते हैं। एनीमिया मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड। के एनीमिया का स्पेशल मतलब क्या है? एनीमिया का खास तौर पे मतलब यह है कि खून के अंदर से हीमोग्लोबिन की तादाद जो है वो कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है वो एनीमिया होती है, ठीक है। विच कैन बी कोज्ड बाय आइदर टू फ्यू रेड ब्लड सेल्स और टू लिटिल हीमोग्लोबिन इन द सेल्स। अब हीमोग्लोबिन की तादाद में कमी क्यों आती है? हीमोग्लोबिन खून के अंदर कम क्यों होता है? वो या तो इस वजह से हो सकता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत थोड़े बनते हैं, मतलब खून थोड़ा बन रहा होता है, या फिर जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा बनता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ब्लड की 3 टाइप्स होती हैं। ब्लड के अंदर सेल्स की 3 टाइप्स होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन कौन से सेल्स के अंदर पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। 33% हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि जब रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है या खून से रिलेटेड है। लोग यही कहते हैं कि खून की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। असल वजह यह है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से या हीमोग्लोबिन इसके अंदर जो मौजूद है उसकी कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड देयर फिजियोलॉजिकल कॉजेज आर फॉलोइंग। अब उन कुछ टाइप्स होती है एनीमिया की, ठीक है। वैसे तो कई टाइप्स है एनीमिया की, लेकिन हम लोग 2 लिहाज से देखेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया इज क्लासिफाइड बाय 2 मेथड, ठीक है। एनीमिया को 2 मेथड्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया। एक है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी है एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी का मतलब पता है ना कि फॉर्म एंड स्ट्रक्चर को कहा जाता है, ठीक है। तो कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्म और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम एनीमिया को क्लासिफाई करें तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो या तो नॉर्मोसाइट नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकती है, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया हो सकती है, मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकती है, या फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया हो सकती है, ठीक है। ये टाइप जो है ये फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से है। रेड ब्लड सेल या फिर हीमोग्लोबिन की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? उसका साइज हो सकता है, उसका कलर हो सकता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समझ आ गई ना कि रेड ब्लड सेल्स की साइज और उसके कलर के लिहाज से जो चेंजेस हैं और जो बीमारियां हों वो कौन कौन सी एनीमिया हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रेड ब्लड सेल के कॉज या ओरिजिन से रिलेटेड है, ठीक है। कि रेड ब्लड सेल कहाँ से बनना शुरू हुए, कहाँ से इसका कॉज स्टार्ट हुआ, तो उसमें जितनी भी एनीमिया की बीमारियां आएंगी वो सारी की सारी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होंगी, ठीक है। हम 1 बाय 1 ये सारी टाइप्स को रीड कर लेते हैं, आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। पहली है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द साइज एंड कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज नॉर्मल बट द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज लेस। कि जो ये वाली एनीमिया होती है उसमें जो रेड ब्लड सेल्स का साइज और कलर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल सेल्स की तरह होता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की तरह, लेकिन रेड ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऐसी बीमारी एनीमिया की जिसमें रेड ब्लड सेल्स की सिर्फ और सिर्फ तादाद कम होती है, तो वो कौन सी टाइप होती है? वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोनिक एनीमिया होती है, ठीक है। आगे हम लोग सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द रेड ब्लड सेल्स आर लार्ज इन साइज विद नॉर्मल कलर, द रेड ब्लड सेल काउंट इज लेस, ठीक है। अब इस वाली में अगर हम बात करें तो ये ऐसी एनीमिया होती है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की तादाद तो कम होती है, लेकिन साथ ही साथ मैक्रो का लफ्ज है। मैक्रो का मतलब जो रेड ब्लड सेल्स का साइज है वो लार्ज होता है, वो बड़ा होता है, ठीक है। थर्ड टाइप अब हम लोग देख लेते हैं मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया द रेड ब्लड सेल्स आर लार्जर इन साइज एंड लेस कलर। इसमें भी लफ्ज कौन सा है? मैक्रो, ठीक है। मैक्रोसिटिक, सिटिक का मतलब सेल, मैक्रो का मतलब लार्ज, कि ऐसा एनीमिया जिसमें रेड ब्लड सेल्स का साइज जो है वो लार्ज है, लेकिन अगर हम लोग इसका हाइपोक्रोनिक लफ्ज पे जाएं तो हाइपोक्रोनिक का मतलब ये है कि इसमें जो रेड ब्लड सेल्स का कलर है वो लेस कलर्ड है, मतलब वो उसका कलर जो है वो हल्का है, फीका कलर है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 62 पे। फोर्थ टाइप पढ़ लेते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिहाज से, ठीक है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया। हाइपोक्रोनिक का मतलब मैंने क्या बताया था? हाइपोक्रोनिक का मतलब होता है लेस कलर, और माइक्रोसिटिक, सिटिक का मतलब सेल और माइक्रो का मतलब स्मॉल सेल। तो डेफिनेशन से आप लोगों को
चारों का पता चल जाएगा। माइक्रो का मतलब स्मॉल साइज के, इसमें इस वाली टाइप में एनीमिया की रेड ब्लड सेल्स का साइज स्मॉल होगा और जो कलर है रेड ब्लड सेल्स का वो लेस कलर्ड होगा, ठीक है। हाइपोक्रोनिक का मतलब लेस कलर, इधर भी हाइपोक्रोनिक का मतलब लेस कलर। माइक्रोसिटिक का मतलब क्या होगा? माइक्रोसिटिक का मतलब कि जो रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो स्मॉल होगा। मैक्रोसिटिक का मतलब क्या होगा? इसमें रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो लार्ज होगा, ठीक है। उससे ऊपर वाली अगर हम लोग टाइप देख ले तो नॉर्मोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक का मतलब क्या है? नॉर्मोक्रोमिक का मतलब यह है कि रेड ब्लड सेल्स की काउंट, रेड ब्लड सेल्स की तादाद जो सी है वो कम होगी, ठीक है। पहली दो टाइप्स में नॉर्मोक्रोमिक मतलब रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम होगी। आगे मैक्रोसिटिक मतलब उसके साथ के साथ जो सेकंड टाइप में हम लोग देख रहे हैं मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, तो ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनकी तादाद भी कम होगी और मैक्रोसिटिक मतलब उन रेड ब्लड सेल्स का जो साइज है वो भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो चारों की समझ आ गई कि वर्ड से आप लोगों को पता चलेगा क्या डेफिनेशन बन रही है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कॉज और ओरिजिन के लिहाज से एनीमिया की क्लासिफिकेशन, ठीक है। इटियोलॉजिकल, मोर्फोलॉजी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, इटियोलॉजी का मतलब कॉज और ओरिजिन, ठीक है। On the basis of etiology, study of cause or region, the anemia is divided into 5 types, ठीक है। एनीमिया को 5 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। या तो वो हेमरेजिक एनीमिया हो सकती है, हेमोलिटिक हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, एप्लास्टिक हो सकती है और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो सकती है, ठीक है। हेमरेज एनीमिया हम लोग देख लेते हैं। अब हेमरेज रेफर्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। हेमरेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा खून का बह जाना। हेमरेज बेसिकली ब्रेक डाउन होता है अचानक किसी भी चीज का बहुत ज्यादा अचानक सडन इफेक्ट, ठीक है। तो हेमरेज रेफर्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, खून का बहुत ज्यादा बह जाना क्या हो जाएगा? हेमरेज कहलाता है, ठीक है। एनीमिया ड्यू टू हेमरेज इज नोन एज हेमरेजिक एनीमिया। ऐसी एनीमिया जो हेमरेज की वजह से हो, खून के बहुत ज्यादा बहने की वजह से जो सी एनीमिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? हेमरेजिक एनीमिया। ये बहुत ज्यादा लोगों में होता है क्योंकि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी इंटरनल ब्लीडिंग्स हो रही है, तो उसकी वजह से खून का बहने वाली कौन सी एनीमिया होगी? हेमरिक एनीमिया, ठीक है। तो इट अकर्स बोथ इन एक्यूट एंड क्रोनिक हेमरेजिक कंडीशंस। वो एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अगर हम लोग एक्यूट हेमरेज को देखें तो उसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू द सडन लॉस ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड एज इन केस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। एक्यूट में ये होगा कि बहुत ज्यादा खून का बह जाना लेकिन एक्सीडेंट्स वगैरह की सूरत में, ठीक है। डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स काउंट कॉजेज हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब जब खून का बहुत ज्यादा बह जाएगा, जब खून बहुत ज्यादा बह जाएगा तो उससे रेड ब्लड सेल्स की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। जब रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम होगी तो उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद थे वो भी कम हो जाएंगे। रेड ब्लड सेल्स कम हुए, हीमोग्लोबिन कम हुई, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या था? हीमोग्लोबिन का काम था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा, रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी कोई नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की तादाद है वो जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी पूरे जिस्म के अंदर। पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही तो कभी ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो रहा है, कभी यहाँ पे कम हो रहा है। तो इससे जितनी भी ये सारी की सारी बीमारी है वो कौन सी हो सकती है? वो बीमारी कौन सी है? एक्यूट हेमरेज, ठीक है। दिस कंडीशन इज करेक्टेड विद इन 4 to 6 वीक्स। तो ये वाली जो सी कंडीशन है, ये बीमारी, इसको ठीक करने के लिए ब्लड को मुकम्मल तौर पर रेड ब्लड सेल्स के साथ प्रोवाइड करने के लिए 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्रोनिक हेमरेज। इसमें क्या होता है? इट रेफर्स टू लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब जो क्रोनिक हेमरेज होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से, तो मतलब ब्लड वेजल्स के फटने की वजह से हो सकती है। जिस्म के अंदर ही खून का बहना शुरू, हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी वेजल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो अक्सर फट जाती हैं, ठीक है, और अंदर ही ब्लीडिंग होना शुरू होती है। लोगों को काफी देर बाद पता चलता है, फौरन भी पता चल जाता है, काफी देर बाद भी पता चल जाता है। पता तब चलता है जब बहुत ज्यादा खून बह जाता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम लोग क्रोनिक हेमरेज कहते हैं, ठीक है। इट अकर्स इन कंडीशंस लाइक, अब कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से हो सकती हैं? वो होती हैं पेप्टिक अल्सर, पर्पुरा, हेमोफीलिया एंड मोनोरेजिया, ठीक है।
अब पुपोरिया की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अ रैश ऑफ पर्पल स्पॉट्स ऑन द स्किन कॉज्ड बाय इंटरनल ब्लीडिंग फ्रॉम द स्मॉल ब्लड वेसल्स। छोटी छोटी हमारे जिस्म के अंदर जो सी ब्लड वेसल्स हैं उनमें से जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ना तो पूरे जिस्म की स्किन जो सी होती है, जिल्द होती है ना, उसके ऊपर पर्पल कलर के जो से ना धब्बे बनना शुरू होते हैं, छोटे छोटे ना पर्पल कलर की या तो नीले कलर के भी अक्सर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी होती है, पुपोरिया। मतलब पुपोरा का मतलब ये होता है कि जब आप लोगों की स्किन पे आप लोगों को पर्पल कलर की या ब्लू कलर के धब्बे नजर आना शुरू होते तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि आप लोगों की इंटरनल ब्लड वेसल्स जो सी हैं वो ब्रेक डाउन कर गई हैं, आप लोगों को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये भी हेमरेज की टाइप है। ठीक है, कि एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है। ठीक है, आगे दूसरे हम लोग देखते हैं, हीमोफीलिया इज अ मेडिकल कंडीशन विच द एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट इज severely reduced causing the sufferer to bleed severely from even a slightly injury। ठीक है, इसमें ये होता है कि जो खून की एबिलिटी होती है क्लॉट करने की, क्लॉट बनाने की, मतलब खून में से यूँ समझ लो कि फेब्रिनोजिन जो से प्रोटीन है वो ब्लड क्लॉटिंग करना बंद कर देती है। खून की क्लॉट्स बनाने वाली जो एबिलिटी होती है, जो खासियत होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मतलब खून जम नहीं रहा होता जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, आप लोगों को छोटी सी कोई चोट लग गई है, ठीक है, आपका खून बह रहा है, लेकिन जो आपका खून की एक खासियत है वो खून जमता है, लेकिन वो खून जम नहीं रहा है, वो खून बहता जा रहा है। तो ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसी बीमारी को हम लोग हीमोफीलिया कहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 63 पे मीनोरेजिया की हम लोग बात कर लेते हैं। नॉर्मली हैवी ब्लीडिंग एट दी मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन। जब वुमेन्स का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, जो उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें उनकी ब्लीडिंग हैवी हो जाए, बहुत ज़्यादा नॉर्मल की तादाद से ज़्यादा उसकी वो ब्लीड कर जाए, तो इसमें भी जो सी है वो हमें एनीमिया हो सकता है। इस कंडीशन में भी हमें एनीमिया हो सकता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता हो। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, ये वाली। ठीक है, इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग सेकेंड वाली टाइप पढ़ते हैं, वो कौन सी है, हीमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, हीमोलाइसिस मीन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसमें क्या होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स होता है वो डिस्ट्रक्ट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, एनीमिया ड्यू टू दी एक्सेसिव हीमोलाइसिस विच इज नॉट कंपेंसेटेड बाय द इंक्रीज रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इज कॉल्ड हीमोलिटिक एनीमिया। अब इसको कंपेंसेट करने का कोई सोच सकता है कि हम लोग ज़्यादा सारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करके उसकी प्रोडक्शन करवा के हम लोग हीमोलिटिक एनीमिया से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, साफ साफ ये है कि जब भी रेड ब्लड सेल्स की हीमोलाइसिस हो जाए, जब भी रेड ब्लड सेल्स मरना शुरू हो जाए, अपनी वो एज से पहले ही मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रेड ब्लड सेल्स उनसे अपनी एज से पहले ही जो उनसे मरना शुरू हो जाते हैं। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बना के इसको कंपेंसेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि जब हम लोग नए रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवा के इसको कंपेंसेट नहीं कर सकते हैं, इस बीमारी को हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं। Hemolytic anemia occurs when the bone marrow is unable to replace the red blood cells that are being destroyed। ठीक है, ये तब होती है जब बोन मैरो, हड्डियों के अंदर जो सा कैविटी होती है, बोन मैरो जो सा होता है, ठीक है, वो जब रेड ब्लड सेल्स को रिप्लेस करने के काबिल ना रहे, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को वो रिप्लेस नहीं करता या फिर नए से नए रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाता और जो पुराने होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीमोलिटिक एनीमिया। अब हीमोलिटिक एनीमिया के आगे दो टाइप्स हैं, या तो वो इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया या फिर वो एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया की अगर हम बात करें, the destruction of red blood cells is due to a defect within the red blood cells themselves। अब red blood cells या तो इस वजह से मर सकते हैं कि उनके खुद के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के खुद के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हो, कोई ना कोई डिफेक्ट हो, कोई ना कोई उनके अंदर कमी हो। ठीक है, इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया इज ऑफन इनहेरिटेड सच एज सिकल सेल एनीमिया। लेकिन ज़्यादातर जो उनसी ज़्यादातर इंट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया है ना, ये ज़्यादातर इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड मतलब वालदैन की वजह से बच्चों में आई हुई होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो 100% इनहेरिटेड डिजीज है। जब जिन पेरेंट्स को सिकल सेल एनीमिया, उनके बच्चों को भी सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें भी सिकल सेल एनीमिया होता है। अब
ये क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया बेसिकली किसकी टाइप है, इंट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया के। इसमें क्या होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स के खुद के अंदर की फॉल्ट की वजह से रेड ब्लड सेल्स अपनी एज से पहले डिस्ट्रक्ट होना शुरू होता है, मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस कंडीशन प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स दैट डू नॉट लिव एज लॉन्ग एज नॉर्मल रेड ब्लड सेल। तो ऐसे इस कंडीशन में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं वो उतना लंबा जिंदगी नहीं जीते जितने नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जी रहे होते हैं, ठीक है, जल्दी मर जाते हैं। सिकल सेल एनीमिया की थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिजीज, ये बीमारी इन विच योर बॉडी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स, जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एबनॉर्मल शेप्ड होते हैं। मतलब हम लोगों ने रेड ब्लड सेल्स की शेप पढ़ी थी कि जो उनसे रेड ब्लड सेल की शेप होती है वो सर्कुलर होती है, ओवल शेप होती है। फिर हमने वाइट ब्लड सेल्स की पढ़ी थी कि वो इरेगुलर होते हैं, और हमने फिर प्लेटलेट्स की पढ़ी थी जो बिल्कुल ही फ्लैटेंड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल्स की जो ओवल और सर्कुलर शेप होती है वो सिकल सेल एनीमिया में नहीं होती है। उनकी जो शेप होती है वो एबनॉर्मल होती है, बिल्कुल खराब हुई होती है, ठीक है। दिस सेल्स आर शेप्ड लाइक अ क्रिसेंट और सिकल। जो सेल्स की शेप हो सकती है वो क्रिसेंट या सिकल की तरह हो सकती है। क्रिसेंट मतलब पहली रात का चांद जिसे कहते हैं, मतलब इस तरह की शेप में, सिकल इसे कहते हैं, ठीक है। जो इस तरह की शेप होना, मतलब रेड ब्लड सेल्स आधी तरह के होते हैं, ठीक है। They do not last as long as normal round red blood cells। ये बिल्कुल भी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की तरह नहीं होते, बिल्कुल उनकी तरह राउंड शेप के नहीं होते, सर्कुलर शेप के नहीं होते। दिस लेड टू एनीमिया है, जिसकी वजह से इनको एनीमिया आती है, क्योंकि शेप भी बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजी सेल्स की बहुत मैटर करती है, ठीक है। दिस सिकल सेल्स ऑल्सो गेट स्टक इन दी ब्लड वेजल्स ब्लॉकिंग दी ब्लड फ्लो। अब जो ये सिकल सेल्स हैं, जो क्रीसेंट शेप्ड सिकल सेल्स हैं, ये सारे के सारे ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लॉक कर सकते हैं ब्लड के रास्ते को, जिसकी वजह से ब्लड ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से खून का बहाव, फ्लो ऑफ द ब्लड जो सा था वो ब्लॉक हो जाता है। तो खून भी पूरे जिस्म में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है। दिस कैन कॉज पेन एंड ऑर्गन डैमेज, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दर्द भी होती है, जो खून का बहाव नहीं हो रहा होता। और इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन होते हैं, लीवर, किडनी वगैरह, ये सारे के सारे डैमेज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरी टाइप के हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस हेल्दी बट आर लेटर डिस्ट्रॉयड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एंटीबॉडीज, केमिकल्स एंड ड्रग्स। लेकिन अब दूसरी टाइप हिमोलिटिक एनीमिया की वो ये है कि एक्सट्रिंसिक। इसमें क्या होता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल सही बन रहे होते हैं, उनकी शेप भी सर्कुलर होती है, एबनॉर्मल नहीं होते, बिल्कुल सही। लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिसिन लोग खा रहे होते हैं, शुगर की मेडिसिन खा रहे होते हैं, हाइपरटेंशन के साथ मेडिसिन खा रहे होते हैं, ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, इनकी मदद से रेड ब्लड सेल्स की शेप के अंदर, उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर, उसके सारे के सारे फिजियोलॉजी फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आने की वजह से जब वो रेड ब्लड सेल्स खराब हो जाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी, एक्सट्रिंसिक हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगी, ठीक है। अब लास्ट वाले हम लोग टाइप पढ़ लेते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के। न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो सी एनीमिया होती है, बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो खून को सही रखने के लिए, खून को बरकरार रखने के लिए, उसकी कंपोजिशन अच्छी रखने के लिए, उसका कलर अच्छा रखने के लिए, उसका कलर ब्राइट रखने के लिए, साइज सही रखने के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। वही न्यूट्रिएंट्स खून को हमारे जिस्म के अंदर बरकरार रखते हैं। लेकिन अगर उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो उससे कौन सी बीमारी होगी, उससे होगी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। एनीमिया दैट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर खून बहुत अच्छा बनता है। हमें पता है खून अच्छा जो होता है उसका कलर डार्क होता है, उसकी खून ज़्यादा हमारी तादाद में ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे खून के जो न्यूट्रिएंट्स ऐसे खून को बरकरार रखते हैं। जैसे हमें पता है कि खून के अंदर हीमोग्लोबिन वगैरह होता है, ठीक है। अब हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं जिससे हमारे खून के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बने। लेकिन अगर हम लोग वही न्यूट्रिएंट्स इनटेक नहीं कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग नहीं खा रहे हैं, या हमारे जिस्म के अंदर वो न्यूट्रिएंट जो पहले से मौजूद है उनमें कमी आना शुरू हो जाए, तो इसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 64 पे। The substances which are necessary for the erythropoiesis are iron, protein, vitamin C, B12, folic acid। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से, जिनकी कमी की वजह से हमें एनीमिया हो सकता है। वो या तो आयरन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है, फॉलिक एसिड हो सकता है, B12 हो सकता है। ये हम लोग सप्लीमेंट्स के तौर पर स्टोर्स वगैरह, फार्मेसी वगैरह से भी ले सकते हैं। लेकिन
कुछ ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे जिस्म के अंदर पहले से ही कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया आ रहा है एज फॉलो। अब कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हो सकती है? आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, पर्नीशियस एनीमिया जो विटामिन B12 की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा हो, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वो फोलिक एसिड और विटामिन B9 डेफिशिएंसी एनीमिया होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट वाले नेम याद रखने, लेकिन पता हो आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि आप पता हो कि इसका मतलब इस चीज की कमी है, इसका मतलब इस चीज की कमी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल हम लोग इन डेफिशिएंसीज को डिटेल में पढ़ेंगे और अगली जो 2 टाइप्स हैं उसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।